2037 का भारत कैसा हो और उसके 10 साल के बाद जब 2047 आए तो 100 साल पूरे होने पर हिंदुस्तान वो कौन कौन से लक्ष्य हैं जिसको तय करेगा, उसी को लेकर लगातार आज पूरे दिन भर से आप यहां पर चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए और बहुत धन्यवाद मंत्री जी एबीपी न्यूज के इस मंच पर आकर इसकी शोभा बढ़ाने के लिए। और आपके पास वो मंत्रालय है क्योंकि जल है तो कल है और बिन पानी सब सून, बार बार ये कहावतें अक्सर अलग अलग हिस्सों में जब भी खबरें आती हैं, कहीं सूखे की स्थिति, कहीं पानी की कमी या ज्यादा बारिश हो जाने की वजह से जल भराव, या हमारा आगे का क्या लक्ष्य है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर स्थिति को जोड़कर आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, इसी विषय को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक और खास बात मंत्री जी के बारे में बताना बहुत जरूरी है। आप नवसारी गुजरात से 4 बार के लोकसभा के सांसद हैं और जितनी बार आप जीतते हैं उतनी बार मार्जिन बढ़ाते हुए चले जाते हैं, यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अध्यक्ष रहते हुए गुजरात की 182 में से 156 सीटें जीतकर विपक्षी दलों का पूरी तरह से सूपड़ा साफ करने का काम आपकी ओर से किया गया था और उसके बाद एक अहम जिम्मेदारी केंद्र में मंत्री के तौर पर आप निभा रहे हैं। चुनौतियां बड़ी हैं यकीनन पानी को लेकर, लेकिन उन चुनौतियों से पार पाने का प्लान क्या है आपके पास? चुनौतियां और उपलब्धियां किस तरह से आप समेटेंगे इन दोनों ही शब्दों को? स्वाभाविक है, 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो कुछ ही सालों में, 12 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया और इसीलिए चुनौतियों से निपटना हमारे लिए इजी हो गया। जो आपने पहले ही शब्द यूज़ किया कि जल है तो कल है, ये सब लोग समझते हैं। सबको लगता है कि जन्म से मृत्यु तक पानी की आवश्यकता होती है। हमें अगर संकल्प लेना है तो भी पानी से हम पानी छोड़ के संकल्प लेते हैं। कोई ऋषि मुनि श्राप देते हैं तो वो भी पानी से ही करते हैं। तो ये सभी जगह पर पानी की आवश्यकता है और मानव जीवन के लिए पानी की आवश्यकता पूर्ण करना, और वो भी हमारे देश में ये एक चैलेंज था क्योंकि व्यवस्था की कमी थी, प्लानिंग नहीं हुआ। आज हमारे देश में करीब 4000 BCM बारिश होती है, करीब करीब 2000 BCM पानी उसमें से जंगलों में और कहीं जगह वो रुक जाता है। हमारी आवश्यकता आज की तारीख में 1120 BCM की है और जो 2047 की आप बात कर रही हो, जब तक हमारी आवश्यकता बढ़कर 1180 BCM की होगी। मगर हमारे पास करीब 6500 जो डैम बने हैं, उसके बावजूद भी हमारी टोटल कैपेसिटी 750 BCM की है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर इसके ऊपर का जो पानी हमें चाहिए वो हम दोहन करते हैं। तो ये तो बैंक के डिपॉजिट जैसा है कि बैंक की FD अगर जब तक आप ब्याज यूज़ करो कोई बात नहीं, मगर आप FD तोड़कर कैपिटल ही यूज़ करने लगोगे तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो दोहन कर रहे हैं ये तो हमारे आने वाली पीढ़ी की उसकी संपत्ति है, हम ही उसको ख़त्म करेंगे तो ये तो ठीक बात भी नहीं है। आज लोग 7 पीढ़ी का, अपने आने वाले 7 पीढ़ी के लिए धन संग्रह कर लेते हैं, मगर जल संग्रह के लिए वो सोचते नहीं है। पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने जिस तरह से जल संचय, जन भागीदारी से जन आंदोलन की बात कही और साथ में उन्होंने कहा था कि कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए पानी के लिए सहयोग करना चाहिए। मुझे बताते हुए बहुत ही आनंद है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की 6 सितंबर 2024 को जो उन्होंने सूरत में एक वर्चुअल कार्यक्रम में कहा था कि जल संचय जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करो। हमने जो टारगेट लिया था अभी 31 मई 2026 का 1 करोड़ स्ट्रक्चर बनाने का, लोगों के सहयोग से सरकार के पैसे लगाए बिना 1,55,00,000 स्ट्रक्चर जो बने हैं वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब कहते हैं कि जन भागीदारी, उनका जब आह्वान होता है तो पूरा देश उनकी बात सुनता है, उनको फॉलोअप करता है और उसी के कारण आप देखेंगे कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर, अगर उसको सब 10,000 एक स्ट्रक्चर का भी अगर हम काउंट करते हैं तो करीब 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पैसा लोगों ने लगाया, जल के लिए लगाया, उसको जल का महत्व भी समझा और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का
जो आह्वान था उसको भी उसने सपोर्ट किया। यकीनन 1,55,00,000 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसको आपने अचीव कर लिया है और ये इतना आसान नहीं रहने वाला। लेकिन आपको भी तो सरकार खूब सपोर्ट करती है ना। देखिए बजट में जो अब के 3 महीने पहले आया था, हम सब ने देखा कितना भारी भरकम रकम आपके मंत्रालय को दी गई ताकि जल संकट से निपटने की जितनी भी चुनौतियां हैं मंत्री जी उसको खत्म कर सकें। हमारे देश में अगर 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो हर घर को पानी देना चाहिए। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो कहा था कि नल से जल, और ये योजना करीब 8 लाख करोड़ की है। उसके अंदर कुछ कमियां थी, छोटी बड़ी जो कंप्लेन भी आ रही थी, तो उसके कारण हमने पूरा सर्वे किया, जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई थी या जहाँ जहाँ गड़बड़ी हुई थी उसको ठीक करने का काम किया। करीब 17,000 कर्मचारी, अधिकारी और पदाधिकारी तक उसके अंदर उनके ऊपर केस किया गया। और उसको पूरा करने के लिए जो स्कीम बाकी है, करीब 16 करोड़ घरों में पानी दिया जा रहा है और 3 करोड़ घरों में पानी देना बाकी है। तो उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 1,55,00,000 यानी 1.5 लाख करोड़ उसके लिए उन्होंने यहाँ दिया है। और ये इस साल में 67,000 करोड़ हमें उसमें खर्च करना है। 28 तक ये योजना पूरी करनी है। हमारी कोशिश है कि हम उसके भी पहले इस योजना को पूरा करें। जो महिला 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए दूर तक जाती है, बोझ उठा के आती थी, करीब 5.5 करोड़ घंटे उनका उसी में समय जाता था। आज उनका ये समय बचा है, वो अपने आर्थिक उपार्जन में खर्च कर सकती है, अपने बच्चों पर ध्यान दे सकती है। उनको बोझ उठाने से उनको मुक्ति मिली है, पानी की क्वालिटी सुधर गई है। ये जो मैं कह रहा हूँ ये WHO का रिपोर्ट है, हमारा मंत्रालय का रिपोर्ट नहीं है कि ये जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का ये जो निर्णय था, ये योजना थी, उसके कारण कितने बड़े फायदे हुए हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन सीआर पाटिल साहब, इसी फरवरी महीने में संसद के भीतर हम सब ने जल शक्ति आपके मंत्रालय को लेकर बहुत सारे सवाल भी विपक्षी दलों की ओर से पूछे गए और सरकार को घेरा गया। सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता के मामले में भारत 122 देशों में 120वें स्थान पर है। इसको ठीक करने के लिए क्या किया जा रहा है? भारत को प्रतिवर्ष लगभग 4,000 अरब घन मीटर वर्षा मिल जाती है, उसके बावजूद हमारे देश के हिस्सों में, बड़े हिस्सों में जल की कमी क्यों बनी रहती है? लोकसभा में जिन्होंने सवाल पूछा उनको मैंने कहा था कि आपने 70 साल में क्या किया। मैंने आपको पहले ही कहा कि पानी का नियोजन नहीं होने के कारण पानी होने के बावजूद भी पानी की व्यवस्था हर घर तक नहीं पहुंच पाई थी। आज जब 16 करोड़ घरों में पानी देने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है और 3 करोड़ में और देने का उसका प्लानिंग चल रहा है, यही दिखाता है कि बहुत ही गंभीरता के साथ देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हर घर में नल से जल देना, ये योजना अपने आप में पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी योजना है और ये समय पर पूरी हो जाएगी। आप बता रहे हैं कि 16 करोड़ परिवारों तक आपने नल पहुंचा दिया, उसमें जल भी आता है या फिर जल को लेकर संकट की स्थिति बनी हुई है? और 3 करोड़ कब तक ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा जो अतिरिक्त 3 करोड़ जोड़ रहे हैं? नल है मगर जल नहीं है, ऐसे अगर कोई कंप्लेन आती है तो हमें वो गाली जैसी लगती थी और इसीलिए हमने उसको पूरा प्लानिंग किया। हर गांव का अलग आईडी बनवाया, सोर्स से लेकर टंकी और टंकी से लेकर घर तक जो पाइपलाइन बिछी है उसको भी हमने PM गति शक्ति ऊपर डाला कि उसको कोई नुकसान ना हो। अगर कोई दूसरी कोई मिनिस्ट्री कोई काम करना चाहे तो उसको पता होना चाहिए कि ज़मीन में कहाँ पर ये पाइपलाइन है। और जो सोर्स कम पड़ रहे थे वहाँ पर भी हमने बायोजेक जो एक गांधीनगर में सरकार की कंपनी है उसके पास से जो R&D करती रहती है, उसके पास से पूरे देश के सभी जिलों में 700 जिलों में हर गांव में या हर खेत में कहां पर ये स्ट्रक्चर बनाने चाहिए, कहां पर पानी मिलेगा, सोर्स कहां है, कितना सोर्स है, वो पूरा हमने उसका अभ्यास किया। और वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के जो निर्देश होते हैं कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो सोर्स ढूंढे और उसके द्वारा लोगों को पानी मिले। हम कह सकते हैं कि हमने जो काम हाथ में लिया था मोदी साहब का, उस करने में हमें लोगों ने भी सहायता की। और जो आपका प्रश्न था कि 3 करोड़ कब करोगे, 2028 तक का टाइम है मगर उसके पहले ही हम उसको अच्छे से कर लेंगे।
ठीक है। देश के अलग अलग हिस्सों में हालांकि जो जल है, पानी, वो राज्यों का विषय है, लेकिन राष्ट्रीय समस्या के तौर पर यकीनन हम लोग भी जब खबर पढ़ते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं को सिर पे मटका लेकर दूर इलाकों में जाकर पानी भरते हुए देखते हैं या गंदा पानी लेकर आते हुए देखते हैं, तो फिर बहुत कष्ट होता है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार की क्या व्यवस्था है? हाल के दिनों में कई ऐसी रिपोर्ट्स बता रही हैं, बड़ी बड़ी, हरियाणा जो दिल्ली की भी जलापूर्ति करता है पीने के पानी में, वहां पर भी पानी का संकट राजधानी दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में है, बिहार में अभी जब बजट पेश किया जा रहा था उस समय वहां के जल मंत्री की ओर से भी जानकारी दी गई कि अगर जल इसी तरह से उसका क्षरण होता रहा तो आगे आने वाले वक्त में वो बिहार जहां पर हर साल बाढ़ में आधा हिस्सा डूब जाता है, वहां पर भी पानी का संकट बना रहेगा। इसको लेकर बड़ी तैयारी आप लोगों की क्या है और नदियों को जोड़ने की परियोजना पर भी सरकार की ओर से लगातार काम किए जाते रहे हैं, वहां तक किस कामयाबी के साथ आप लोग पहुंच पाए हैं? मैंने भी कहा और आपने भी कहा कि 4000 BCM की हमारे यहाँ बारिश होती है। मैंने कहा कि जो नियोजन नहीं होने के कारण ये हर घर तक जो पानी पहुंचना चाहिए वो पानी नहीं पहुंचा था। आज जो रिवर लिंकिंग की बात माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी, उसको तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने मुख्यमंत्री के जब थे उसी टाइम उसको शुरू कर दिया था। उन्होंने नर्मदा का पानी सरदार सरोवर से साबरमती में और साबरमती से कच्छ तक जितनी भी बीच में नदी आई, तालाब आए, डैम आए, उसको भरते हुए कच्छ तक पानी पहुंचा दिया। तो रिवर लिंकिंग के क्या परिणाम हो सकते हैं और कैसे हो सकता है, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने तो गुजरात में ही कर दिया था। दिल्ली आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने रिवर लिंकिंग में केन बेतवा का पहला प्रोजेक्ट किया। वो प्रोजेक्ट भी करीब 44,000 करोड़ का है। उसके अंदर 10,62,000 हेक्टेयर को पानी मिलेगा, करीब 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा और वो योजना 2030 तक में ख़त्म हो जाएगी, कंप्लीट ही हो जाएगी समय के पहले। उसी तरह उन्होंने PKC की योजना बनाई और ये योजना जो राजस्थान में पानी की कमी है तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में MOU हो गया, उसके ऊपर उनका DPR भी तैयार हो गया है और अभी उनका टेंडरिंग में काम चल रहा है। मुझे लगता है कि जो राजस्थान की पानी की भूख है, जो प्यास है उसकी, वो बिल्कुल बुझेगी। इसके अंदर उनको भी 10 लाख हेक्टेयर और 50 लाख लोगों को पीने का पानी मिल रहा है। अब दोनों मिला के 20,62,000 हेक्टेयर और करीब 1,10,00,000 लोगों को पीने का पानी ये दो ही नदियों से मिल रहा है। बाकी भी जगह पर अलग अलग प्रपोजल चल रहे हैं, वो बहुत प्रीमेच्योर स्टेज पे है, इसके लिए मैं नहीं बताऊंगा, मगर मैं ज़रूर कहूँगा कि जो पानी की व्यवस्था पूरे देश में करनी है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल समय पर कर देंगे, लोगों को पीने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सब में। क्योंकि हमारी आवश्यकता होती है कि हम 83% पानी तो एग्रीकल्चर में खर्च हो जाता है, आपका 14% पानी वो आपको कम्युनिटी में हो जाता है और 2.5% पानी इंडस्ट्री में चला जाता है। तो ये सबकी आवश्यकता। हमारे पास पशुधन भी पूरे विश्व के 18% है और मानव भी हमारे पूरे विश्व के सामने 18% है और पानी सिर्फ विश्व के सामने 4% पानी पीने लायक है, मगर उसका नियोजन वो हो जाएगा तो हमारे कोई प्यासा नहीं रहेगा। ये मैं आपसे विश्वास से कह सकता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपने ही देश में एक हिस्सा हम देखते हैं जो पानी में डूबा हुआ है, एक हिस्सा जो सूखे का शिकार उसी समय होता है। तो यकीनन बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि नदियों को जोड़ने की परियोजना जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शुरू हुई, जिसका इतना प्रचार प्रसार भी किया गया, हालांकि बीच बीच में कई बार वो ठप होती चली गई, अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि उसको पूरी तरह से आप आगे लेकर जाएं। अब मैं आ जाती हूँ नमामि गंगे परियोजना को लेकर। खूब शोर मचाकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि नमामि गंगे में पूरे देश में तस्वीर नदियों की बदल जाएगी, खूब पैसे भी मुहैया कराए गए। तो आज जब मंत्री जी अपनी सफलता के इतने सारे पैमानों को देश के सामने रख रहे हैं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा है, पैसे खर्च किए जा रहे हैं? कई हिस्सों से हमने देखा है गंगा नदी निर्मल और अविरल तो आप छोड़ दीजिए, इतनी गंदगी की तस्वीरें सामने आती हैं जो मन को बेचैन करती हैं। गंदगी जो सामने आती है, जो लोग गंदगी करते हैं उनको भी सोचना चाहिए। जो गंगा नदी की जो हालत थी, आज उसके अंदर बहुत सा फर्क आया है। करीब 211 STP बनाकर जो भी गंदगी आती है उसको साफ करके ही पानी फिर से नदी में छोड़ने का काम चल रहा है। और जिस तरह से जहाँ जहाँ जो नाले या नदियाँ जो
आ रही थी, गंगा में मिल रही थी, हमने उसका पूरा एक सर्वे करते हुए आने वाले दिनों में जो पॉपुलेशन है, मान लो कोई एक सिटी है, उसका पॉपुलेशन है और उसको 10 MLD का STP बनाना है, तो हम उसको थोड़ा ज़्यादा करके 15 तक ले जाते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में पॉपुलेशन बढ़ेगा नहीं तो और गंदगी बढ़ेगी। तो इसके ऊपर पूरा प्लानिंग चल रहा है। और जो 5 राज्यों में से गंगा और नर्मदा जा रही है, तो उसके कारण सबको पानी जो चाहिए, तो पानी की आवश्यकता बढ़ी है, उसके कारण भी थोड़ा पानी आपको कम दिखता है। ऊपर से भी जो वातावरण में चेंजेस आए, उसके कारण भी थोड़ा नदी में पानी कम दिखता है। मगर उसको सफाई करते हुए उसके पानी के जो सोर्स है, जो स्रोत है, उसको भी बरकरार रखते हुए उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इसीलिए उत्तराखंड के अभी 5 प्रोजेक्ट आए थे जो पावर के लिए, वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के निर्देश से उसको श्री अमित भाई शाह साहब ने रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि जो गंगा के जो स्रोत है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से पहले तो हाथ डालने की भी किसी की मर्जी नहीं होती थी, मन नहीं होता था, और हम तो गंगा का पानी पीने की बात करते हैं, तो आज मैं इतना कह सकता हूँ कि आज आपको नहाने जैसा पानी तो हुआ है, पीने जैसा भी हो जाएगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। उसके अंदर गंगा के किनारे दोनों तरफ जो गांव है, लोग हैं, शहर है, उनको भी सहयोग होना चाहिए। मैं उदाहरण में बताऊंगा आपको कि कानपुर एक ऐसा सिटी था कि वहाँ चमड़े की पूरी इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसको बंद भी नहीं करना चाहिए, उसका फ्यूचर भी बड़ा है, मगर वो पानी सीधा गंगा में जाता था, उसके कारण बहुत ही डर्टी स्मेल वहाँ पे आती थी। आज आप जाइए, हमने उसको STP से डाइवर्ट कर दिया, उसको ट्रीट कर दिया, तो उसको ट्रीट करने के बाद ही छोड़ते हैं, तो आज को जो डर्टी स्मेल जो आती थी वो भी करीब करीब अभी नईवत हो गई है, और आने वाले कुछ दिनों में वो भी बिल्कुल बंद हो जाएगी। जो बनारस में भी 2 नाले अंदर गिर रहे थे, उसका भी एक STP बन गया, एक बाकी है। पूरे 5 राज्यों के हर नालों को हम टैप करके उसके ऊपर STP बना के वो STP चले, उसके ऊपर वहाँ ध्यान रखते हुए हम काम कर रहे हैं। ये सवाल इसलिए आपसे जानना ज़रूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केंद्र में पहली बार आए और पहली बार चुनाव लड़ने के लिए बनारस गए, तो उन्होंने कहा माँ गंगा ने बुलाया है, और फिर माँ गंगा का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को ऐसा मिला कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक हर जगह आपकी सरकार बन गई। तो अब गंगा की साफ सफाई को लेकर सरकार अपनी रफ्तार और तेज करे, इसकी उम्मीद में पूरा देश इस समय बैठा हुआ है, और उम्मीद में है यमुना मैया भी। हम जहाँ बैठे हैं यहाँ से बहुत दूरी है नहीं। दिल्ली की यमुना कब निर्मल होंगी, कब अविरल होंगी, उनकी स्वच्छता के लिए क्या प्रयास आपकी ओर से किए जा रहे हैं? यमुना के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब खुद उसके लिए मीटिंग ले रहे हैं। श्री अमित भाई शाह साहब तो हर महीने उसका रिव्यू ले रहे हैं। इसके अंदर 3 लोगों की मुख्य भूमिका है। एक हमारा मंत्रालय है, एक दिल्ली सरकार का है, और एक हरियाणा सरकार का है। हमने साथ में मिलकर जो माननीय अमित शाह साहब ने बताया, उस तरह से सबने काम को बांट लिया है कि कौन क्या काम करेगा। हमारे पास 45 काम आए थे, हमने 43 काम पूरे कर दिए हैं। यमुना को लेकर 45 काम आपके पास आए थे, 43 आपने पूरे कर दिए हैं। वो जो STP अगर बनाना है तो हमने काम शुरू कर दिया, तो बनाने में जो टाइम लगेगा मगर हमने निर्णय करके उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली वो भी रोज़ उसके लिए चिंता करती है, और उनको जो काम करना है उसके ऊपर ही उनका काम चल रहा है। और हरियाणा सरकार भी कि वहाँ से भी उनको जो STP बना के जो पानी को डाइवर्ट करना था, कुछ स्टोर करना था, उसके ऊपर भी उन्होंने निर्णय ले लिया है, और वो भी काम कर रहे हैं। हमारे मंत्रालय से भी करीब 6,000 करोड़ हम लोग इसके लिए दिल्ली सरकार को भी हम सहयोग करेंगे, तो इसके कारण काम भी जल्दी से होगा। उन्होंने भी हर नाले को टैप करके, नाला तो नदी जैसे नाले हैं जो गंदगी अंदर डाल रहे हैं, तो स्वाभाविक है उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। मगर जो पहले कभी भी आपको नदी का पानी दिखता नहीं था, पूरा हरा हरा जो एक ये उसके अंदर होता था, हमने वो AI से बोट लगा के कि उसके अंदर कोई आदमी नहीं था, मगर वो जाके बोट वो निकाल कर उसको बाहर लेके आती थी। आपने देखा नहीं, हमने 45 दिन में उसको पूरा कर दिया था। एक बार फिर से आप बताएं, बहुत इंटरेस्टिंग। आप कह रहे हैं कि एक बोट जाती थी जिस पे कोई रहता नहीं था व्यक्ति, वो खुद जाकर और पूरी जो गाद होती है, जो हरा रंग का बिल्कुल ऊपर काई जैसी जम जाती है पानी के ऊपर, उसको निकालने का, साफ करने का काम किया गया। उसने किया, मेरे पास वीडियो भी मैं एक बार आपको भेजूंगा। नहीं रहा, AI की मदद से, AI की बोट जो थी वो AI बेस्ड थी।
AI बेस्ड बोर्ड से? बोर्ड में कोई आदमी नहीं था, बाहर से उसको कंट्रोल करते थे। अच्छा। वो पूरा निकाल के उसको बाहर तक लेके आती थी, और बाहर से फिर राज्य सरकार ने उसकी व्यवस्था की, और वो सभी कचरा, बहुत बड़ा टन, जो मुझे अभी नंबर याद नहीं है, इतना टन उसमें से कचरा निकाला, और आज आपको नदी दिखती है जी। पानी दिखने लगा है। पानी दिखने लगा है, बिल्कुल स्वच्छ हो जाए, क्योंकि आप लोगों का जो अनुभव है वो राजधानी दिल्ली के लिए भी काम करे। सरकार बदली तो उम्मीदें और ज़्यादा बलवती होती चली गई, क्योंकि साबरमती रिवर फ्रंट पर जब भी हम लोगों ने जाकर, चाहे बतौर मुख्यमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी वहाँ थे, या जब देश के प्रधानमंत्री बन के दिल्ली आए, तो उम्मीद जगी कि साबरमती रिवर फ्रंट जैसा कि हम देखते हैं गुजरात का, वैसे ही यमुना जी भी राजधानी दिल्ली की हो। लेकिन आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा और वक्त लगेगा। अब हम आ जाते हैं कुछ राजनीतिक पहलुओं पर। आप एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए डोर टू डोर कैंपेन चलाया, हर घर में जाकर बेल बजाकर दस्तक देकर, और फिर वहां से बीजेपी को वोट देने के लिए आपने अपील की। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 182 में से 156 सीटें लेकर आती है, और अब तो 162 पार एनडीए वहां पर है। विपक्ष के पास सिर्फ 18 ही सीटें हैं गुजरात जैसे राज्य में, वो राज्य जो आप 1995 से जीत रहे हैं। सर, आप लोग क्या खाते हैं, क्या काम करते हैं? एक राज्य भर भर के लगातार आप लोगों को ही वोट दिए जा रहा है, क्या वजह है इसके पीछे की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर जो लोगों का विश्वास है, उनके पास जो अपेक्षा है वो पूर्ण करने की जो शक्ति है, ये लोग समझते हैं। और पूरे देश को विकसित भारत बनाने की जो कल्पना कर सकता है, तो वो अपने आप में एक छोटा राज्य है, उसकी जो आवश्यकता है पूर्ण करने के लिए बिल्कुल सक्षम है। तो ये जो विश्वास है मोदी साहब के ऊपर लोगों का, यही वो मत में, वोट में परिवर्तित हो जाता है। और इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, हम टेक्नोलॉजी का उपयोग उसमें करते हैं। हमने पेज कमेटी बनाई, उसके आधार पर लोगों को संपर्क किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो योजनाएँ थी, वो सभी योजना हमने मोबाइल पे उसको लाकर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। आपको इस योजना में से जो भी आपको योजना का लाभ लेना है तो ले सकते हो, कैसे ले सकते हो, उसको अगर फॉर्म भरना है तो वही वो मोबाइल से प्रिंट भी करवा सकता है। उसे कहाँ भेजना है, एप्लीकेशन कहाँ भेजनी है, उसका भी एड्रेस उसी में दे देते हैं। यानी पूरी डिटेल के साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमने, और प्रधानमंत्री मोदी साहब का नाम तो हम दरिया भी मोदी जी के पास आप जैसे सिपाही भी हैं ना, बिना चुनाव के भी आप हर रोज जब भी शर्ट पहनते हैं, मुझे पता चला, और आज इस बात पर मैंने गौर किया, उस पर ये कमल का फूल बना रहता है। अक्सर हमने नेताओं को देखा है कि ब्लैक एंड व्हाइट कमल का फूल ले जाकर चुनाव के दौरान वो दिखाते हैं और वोट की अपील करते हैं। सर, आप क्या हमेशा ऐसी ही शर्ट पहनते हैं, कमल का फूल, यहाँ पर ब्रोच उसका धागे से बना हुआ? मेरे सभी शर्टों के ऊपर ये कमल बहुत सालों से मैं, जितनी शर्ट है आपके पास सब सभी पर सभी क्या मतलब, क्या खुशी मिलती है कमल का फूल यहाँ पर लगाकर? किसी को कहना नहीं पड़ता कि भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। ये कब से आपने शुरू किया? आपको देखकर और भी नेताओं ने क्या प्रेरणा ली इसकी? और आपका तो नाम ही काफी है, आपको पहचान बताने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं बहुत सालों से शुरू किया, ये कोई प्रेरणा ले ऐसा कोई काम नहीं है। करीब 10 साल। 10 सालों से जी। तो जितनी शर्ट है आपके पास सब पे कमल का फूल इस तरह से बना रहता है, स्पेशली आप उस पर धागे से उकेर देते हैं। ठीक है, अब चूंकि 1 साल बाकी रह गए हैं गुजरात के चुनाव में, वहां को लेकर तो तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के बाद आपके हिस्से में जा रहे हैं, सूरत नवसारी के इलाके में। पश्चिम बंगाल आप लोगों ने जीता, और वहां पर जीत आपकी ऐसी हुई कि ममता बनर्जी की पार्टी में फूट पड़ गई। सर, बीजेपी ये विपक्षी दलों में फूट डलवाने का काम क्यों करती है? दीदी जो आरोप लगा रही है। देखो, वो हार गई, वो अभी भी अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे, उसको अभी भी ये सहन नहीं हो रहा है। ये वोटिंग हुआ, उस लोगों ने अपनी पसंद का पार्टी को वोट दिया, कैंडिडेट को वोट दिया, वो तो हम जीत गए, उसका तो हमें बहुत आनंद है उसका। मगर जिस तरह से वो दिखा रही थी कि वो कितनी मजबूत है वहाँ पर, वो उसका सब डोसला गिर गया। वो कुछ भी, यानी उसका जो, उसकी और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो वहाँ पर टेरर था, वो आज सामने आ गया। आज उनका एक एक इलेक्टेड कैंडिडेट बाहर निकलने जाता है तो लोग उसके बारे में कुछ ना कुछ सूत्र करते हैं, उनके ऊपर हमला तक कर देते हैं। यही दिखाता है कि आज तक दबे हुए लोग
अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। वो कहती हैं बीजेपी करवाती है ये सब। ये तो इनकी आदत है कि हारने के बाद भाजपा के ऊपर ठिकरा फोड़ने का। जीत जाते हैं तो जब तो नहीं कहा कभी, जीत जाते हैं तो नहीं। हाँ, ये सही बात है कि 3 बार से ममता बनर्जी 2011 से ही लगातार 2022 तक और उसके बाद भी 24 में भी हमने अच्छा प्रदर्शन दीदी की पार्टी का देखा था। लेकिन गुजरात को लेकर आम आदमी पार्टी, देखिए दिल्ली में हम बैठे हैं, यहाँ पर तो आप लोगों ने हरा दिया, लेकिन गुजरात में अरविंद केजरीवाल पूरा जोर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस के बस में तो है नहीं बीजेपी को गुजरात में हराना, तो आम आदमी पार्टी इस बार हुंकार भर रही है गुजरात को लेकर। मैं 2020 से 25 तक अध्यक्ष रहा। उसी टाइम में वहाँ पर विधानसभा का इलेक्शन 22 में हुआ। हमारे पास 99 सीट थी। मैंने टारगेट लिया था कि 182 में से 182 सीट जीतना है, 100% पूरा ही जीत लेना है। हाँ, वो बहुत खबरें और अति आत्मविश्वास बताया गया था आपका। अति आत्मविश्वास नहीं था, क्योंकि हम 156 जीते, 20 सीट हम 1000 से लेके 5000 तक हारे, 20 सीट हारे, तो हम 176 तो ऐसे ही पहुंच जाते थे। यानी मेरा टारगेट जो था वो बिल्कुल सही था। और ये केजरीवाल जी वहाँ पर आते थे, कुछ भी जो भी उनको कहना था सब कहते थे, पत्रकारों को कहते कि लिख लो हमारी सरकार बन रही है। आपको ये जानना चाहिए कि वहाँ क्या हुआ। 126 सीट के ऊपर आप पार्टी की वहाँ डिपॉजिट चली गई। 5 लोग जो जीते वो अपने बलबूते पे जीते, तो वो कोई उनके आपके कार्यकर्ता ही नहीं थे। लेकिन पूरी ताकत लगा रहे हैं केजरीवाल जी, आप उनको कमतर आंक रहे हैं। केजरीवाल जी तो इसमें बहुत ही माहिर है कि उनको ताकत में लगा रहा हूँ, बताने में, कहने में उनको कोई संकोच नहीं होता। अगर इतनी ताकत उस टाइम भी लगा रहे थे, सरकार बनाने की बात कर रहे थे, तो 5 सीट में क्यों रुक गए? 126 सीट पर डिपॉजिट चली गई। सूरत में कॉरपोरेशन के इलेक्शन में लास्ट टाइम उनको 27 सीटें मिली थी। मैंने उनको कहा इस बार कि अगर आप 27 सीट जीत के बता दो, 4 पे आ गए, 23 सीट हार गए, अगर ताकत बढ़ रही है तो सीट कम क्यों हो रही है? उनकी कोई ताकत नहीं है, उनके कहाँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, उन्हें दिल्ली बहुत दूर है। अच्छा, उनके लिए दिल्ली, मतलब आप ये अलग अंदाज में कह रहे हैं कि गुजरात अभी बहुत दूर है। गुजरात तो आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या ही जादू करके रखा है वहाँ की जनता पर। अब 1 साल से भी कम वक्त बचा हुआ है। पंजाब देखिए, अब बंगाल जीत गए, केरल में इस बार तो कुछ कमाल कर नहीं पाई बीजेपी, लेकिन पंजाब को लेकर अब पूरी ताकत झोंकी जा रही है। और आम आदमी पार्टी के जो भी नेता टूट कर आना चाहे, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे दूसरा कोई भी नेता हो, उसको तत्काल बीजेपी खड़ी हुई है माला लेकर स्वागत करने के लिए। सर, ऐसे जीतेंगे पंजाब आप लोग? पंजाब हम नरेंद्र मोदी साहब के नाम पर जीतेंगे। ये जो आते हैं उनको अपना फ्यूचर वहाँ नहीं दिखता, इसके लिए आते हैं। हमारे बुलावे से नहीं आते। अगर उनको वहाँ लगेगा कि उनका फ्यूचर ठीक है, ये तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत समाज में अग्रस्थान पर बैठे हुए लोग हैं, वो किसी के बहकाव में आ जाए ऐसे लोग तो है नहीं। तो इसीलिए उनको ये समझ भी है कि उनका या आप पार्टी का वहाँ कोई फ्यूचर नहीं है, इसीलिए वो सामने से आ रहे हैं, इसीलिए वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं। स्वाभाविक है, उनको अपना भविष्य सलामत करना है। लेकिन लोग तो पूछेंगे ना, अपना भविष्य सलामत करने के चक्कर में आम जनता को तो धोखा दिया जा रहा है ना। देखिए, वो कार्यकर्ता है, उनको लगता है कि इस पार्टी से माध्यम से मैं लोगों की सेवा करूं, मगर उस पार्टी का अगर अस्तित्व जोखिम में है तो स्वाभाविक है दूसरी पार्टी में जाकर भी वो लोगों की सेवा करना चाहेगा। तो उसमें धोखा नहीं है, उसका प्रामाणिकता से उसने अपने आप को पार्टी बदल के लोगों की सेवा के लिए खड़ा कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे तो खुले हुए हैं। हमारे पास वक्त कम है, आखिरी सवाल मैं ले लेती हूं, और ये सवाल ऐसा है जिस पर न सिर्फ भारत की, पाकिस्तान की भी नज़र हमेशा बनी रहती है। हमने देखा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद भारत सरकार ने किस तरह की कार्रवाई की। आपकी ओर से भी बड़ा बयान उस समय दिया गया था कि अब किसी भी तरह का जो भारत का जल है वो पाकिस्तान नहीं जाए। इसको लेकर सरकार कहाँ तक आगे बढ़ी है? पानी तो रोक दिया गया है। हमारे पास अभी पानी को संग्रह करने की व्यवस्था नहीं है, मगर उसके ऊपर भी काम हो रहा है। बहुत से उसके साथ सिक्योरिटी के भी प्रश्न है, इसके लिए मैं बहुत डिटेल में नहीं कह सकता। और आपको 2 साल में जो पानी की कमी यमुना में है,
तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली, यहाँ तक उसमें से पानी पहुँच जाएगा। जो आज पानी नहीं है उसके कारण यमुना ज़्यादा गंदी लगती है, उसको पानी ऐड करने की आवश्यकता है, वो दिल्ली को भी उसके अंदर पानी मिल जाएगा। दिल्ली इस इंतजार में बैठी हुई है। चलते चलते आखिरी सवाल, आप लोगों के 12 साल सरकार के पूरे होने जा रहे हैं, मोदी सरकार 2.0 के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। बतौर मंत्री अब यहाँ से आपके लिए क्या लक्ष्य हैं और सरकार की उपलब्धियों को अगर संक्षेप में आप बांधना चाहें, 12 साल की उपलब्धियों को। मैंने पहले ही कहा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में नल से जल की 8 लाख करोड़ की बड़ी योजना आई, जो हर घर तक पानी पहुंचाने की आई। रिवर लिंकिंग के प्रोजेक्ट भी वो आगे बढ़े हैं और पूर्ण होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जो डैम उसका ड्रेजिंग करते हैं, उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी 15% बढ़ाने की भी पूरी कोशिश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। देश की सभी नदियों को स्वच्छ करते हुए जो उसकी आवश्यकता है, जो इंट्रास्टेट जो नदियाँ हैं उसको भी जोड़ने के लिए उन्होंने राज्यों को कहा है। तो पानी में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। स्वच्छता भी हमारा ही डिपार्टमेंट है। स्वच्छता के अंदर भी करीब 12 करोड़, पहले कोई घरों में टॉयलेट नहीं होता था, लोगों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था। आज मोदी साहब ने 12 करोड़ शौचालय बनाए और उसके कारण 60 करोड़ लोगों की आदत बदल गई है। जो महिला है सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय के पहले शौच के लिए बाहर जाती थी, उनके ऊपर कई बार हमले भी होते थे, उनके सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम आता था। मगर आज उनको सिक्योर्ड हो गए, उनके घर में ही टॉयलेट हो गया। पूरे 12-12 घंटे तक उनके शरीर में गंदगी को उनको संभाल के रखना पड़ता था, वो जा नहीं सकती थी, इसके कारण शरीर में रोग भी होते थे। आज उसमें से भी ये बहनों को उसके मुक्ति मिली है। तो 12 करोड़ टॉयलेट अगर हम 2047 में विकसित भारत बनाना है और हमारे देश में किसी के पास टॉयलेट नहीं है, घर में नल से जल नहीं है, तो विकसित भारत कैसे हो सकता है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ये जो स्वच्छता का एक आंदोलन किया, उसके अंदर जो इतना बड़ा काम किया कि वो 12 करोड़ टॉयलेट बनने के कारण, ये WHO का रिपोर्ट के आधार पे मैं फिगर बोल रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। और उसी ने कहा कि करीब 8.4 लाख करोड़ जो लोग आरोग्य के लिए अपना खर्च करते थे, उनका भी अपना अपना पैसा इसमें बचा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंत्री जी एबीपी न्यूज के इस मंच पर आने के लिए। और जल शक्ति मंत्रालय, जल ही जीवन है और वो जीवन भारतीय जनता पार्टी को भी वोट की शक्ति के तौर पर मिल रही है। जब देश की 78% आबादी पर बीजेपी का कब्जा है, एनडीए 22 राज्यों में अपनी सरकार के साथ है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री 12 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। आपने जो उम्मीदों का पहाड़ खड़ा किया है, अब उसे पूरा करने का वक्त है। उम्मीद है कि मंत्रालय की जो उपलब्धियां आपने गिनाई हैं और जिन चुनौतियों का आपने जिक्र किया, उन चुनौतियों से आप पार पाए। बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। Thank you very much, Honorable Minister, sir. I request you to please stay on the stage as I invite Mohit Taneja, Head of Marketing, Jindal Stainless Limited, and Rituraj Das Gupta, Head Brand Solutions ABP Network, to please join us on stage and present the Honorable Minister with a memento from the ABP Network.